नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दल विहीन लोकतंत्र। क्या है दल विहीन लोकतंत्र? लोकतंत्र के अंदर किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है दल विहीन लोकतंत्र। साथियों, एम एन रॉय का नाम आपने सुना है। एम एन रॉय ने सबसे पहले दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था। ऐसा नहीं है कि भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था और 1952 के अंदर जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था उसी समय राजनीतिक पार्टियां बनी होगी। ऐसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत पहले भी थी। अब उन राजनीतिक पार्टियों से इस व्यक्ति ने विचार लगाया होगा कि राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में अच्छी नहीं है, दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। तो साथियों, इससे विचार आए महात्मा गांधी जी के पास। महात्मा गांधी जी ने एम एन रॉय के विचारों को ग्रहण किया और इन्होंने भी दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। उसके बाद में महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए साबरमती आश्रम पे जाते हैं आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे भी प्रभावित होते हैं और गांधी जी के उस विचार का समर्थन किया। कौन से विचार का? दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन का विचार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे भी क्या है, इनका समर्थन करते हैं। लेकिन आचार्य विनोबा भावे ने भी दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने ज़्यादा समर्थन कब किया? जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, उस समय उन्होंने दल विहीन क्रांति का ज़्यादा समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने दल विहीन क्रांति महात्मा गांधी जी से ही प्रभावित होकर दल विहीन क्रांति का समर्थन करने लग गए थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आने के बाद में भी कहीं ना कहीं आचार्य विनोबा भावे ने दल विहीन क्रांति का ज़्यादा समर्थन किया था। तो ये तो कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन ये आता, हम अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये देखें कि दल विहीन शब्द का सबसे पहले, दल विहीन लोकतंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एम एन रॉय ने प्रयोग किया। और उसके बाद में ये महात्मा गांधी जी के पास जाता है, आचार्य विनोबा भावे के पास जाता है और जयप्रकाश नारायण जी के पास जाता है। तो इनके समर्थन करने वाले कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी जी भी आगे। कौन प्रश्न आता है कि इनमें से दल विहीन लोकतंत्र के समर्थन कौन नहीं है? तो आप आराम से कर सकते हैं। एम एन रॉय भी है, महात्मा गांधी जी भी है, आचार्य विनोबा भावे भी है और जयप्रकाश नारायण भी है। बस यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर। और दल विहीन आप अच्छी तरह से जानते हो दल विहीन लोकतंत्र क्या होता है, और उन्होंने फ़ायदे भी बताए और नुकसान भी बताए। और मैं नहीं बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो आप सभी जानते हो। आगे हम बात करते हैं स्वराज्य के बारे में। आचार्य विनोबा भावे का सिद्धांत क्या था? स्वराज्य आचार्य विनोबा भावे के अकॉर्डिंग क्या है? और जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था तो उस समय बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज्य का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्या कहा था? कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज्य का जो नारा दिया था, उनके जो विचार थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी अंग्रेज़ की जो हुकूमत थी, जो औपनिवेशिक शासन काल था उसके खिलाफ था, उसको हटाना था। अंग्रेज़ों के शासनकाल को हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल को जड़ से समाप्त करना उनका स्वराज्य का मुख्य उद्देश्य था। इधर हम बात करते हैं स्वराज्य, आचार्य विनोबा भावे ने भी दिया था सिद्धांत। इनका मानना था कि स्वराज्य का मतलब है कि लोगों के अंदर आत्मिक भावना आए, लोगों में नैतिकता आए। इस विनोबा भावे के स्वराज्य का मतलब यह है कि लोग नैतिकता से, अपनी आत्मिक भावना से इतने मजबूत हो जाए कि मनुष्य कभी गलत कार्य करे ही नहीं। तो यहाँ पर स्वराज्य का मतलब ये था कि मनुष्य आत्मिक भावना से, नैतिक भावना से अच्छे कर्म करे, अच्छा कार्य करे। ये इनका कहीं ना कहीं स्वराज्य था। लोग अच्छे रहे, मानवीय भावना से रहे, उनकी अंतरात्मा अच्छी रहे, यह इनका स्वराज्य का अर्थ था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य अलग है। साथियों, आचार्य विनोबा भावे ने मार्क्सवादी विचारों का विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? कि आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सिद्धांत के समर्थक थे। ग्रामदान उनका विचार था, ठीक है, और ग्राम स्वराज्य। अब दोस्तों आप बताइए, जिनके विचार सर्वोदय सबका विकास जैसा हो, ग्राम दान गांव दान में दे दे ऐसा विचार हो, ग्राम स्वराज्य कि गांव के अंदर स्वराज्य हो, गांव का खुद का एक शासन हो, तो इस प्रकार के विचार वाले व्यक्ति जो है, उन आचार्य विनोबा भावे इस प्रकार के विचार वाले थे। उन्होंने क्या किया है कि मार्क्सवादी विचारों का क्या किया, खंडन किया। वो कैसे? धर्म और ईश्वर। देखिए, मार्क्सवादी जो थे, मार्क्स ने साफ साफ कहा था कि जो धर्म है, धर्म को आपको पता है अफीम की संज्ञा दी थी। ज़्यादा नहीं कहूँगा तो आप समझ गए होंगे कि धर्म और ईश्वर को मार्क्सवाद नहीं मानते हैं। उन्होंने धर्म को इस अफीम की संज्ञा दी, जबकि आचार्य विनोबा ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म को और ईश्वर को नहीं मानते हैं, उस राज्य के अंदर विकास नहीं हो सकता है, उस राज्य के लोगों का सर्वोदय विकास, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। ये इनका विरोध किया था इसलिए, ठीक है। तो इन्होंने धर्म का क्या किया, विरोध किया, और ये जो आचार्य विनोबा भावे है ये समर्थन कर रहे हैं धर्म और ईश्वर का, ये अफीम कह रहे थे ऐसे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स का मानना था, मार्क्सवादियों का मानना था कि इस भौतिक जगत के अंदर आर्थिक या जड़ वस्तु के कारण, ठीक है, यहाँ जड़ वस्तु का मतलब होता है इनकम से, अर्थ से, पैसों से। इस पैसों के कारण ही लोगों में क्या होता है, दवंद होता रहता है, ठीक है। और दवंद, यही उसका क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो वो कह रहे हैं कि आचार्य विनोबा भावे इनका विरोध करता है कि नहीं, आर्थिक के कारण द्वंद समाज में नहीं होता है, पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग में द्वंद नहीं होता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि द्वंद नहीं होना चाहिए, विरोध करते हैं इस बात का कि यदि लोगों के अंदर नैतिकता रहेगी, आध्यात्मिकता रहेगी, तो किसी प्रकार का विरोध ही नहीं रहेगा। साथियों, आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीपति व बुर्जुआ वर्ग में संघर्ष चलता है, ठीक है।
और आचार्य विनोबा ये कहना चाहते हैं कि पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग में संतुलन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। यदि ये लोग आपस में सामंजस्य कर लेंगे तो लोगों क्या क्या होगा, उत्थान होगा, सभी प्रकार से उनका विकास होगा। ये विचार है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या वही कहता है कि मार्क्स ये कहते हैं, मार्क्सवादी, कि जो इतिहास बना है वो इनकम के आधार पे बना है, आर्थिक रूप से बना है। लेकिन आचार्य विनोबा भावे अपने सर्वोदय के सिद्धांत में ये कहना चाहते हैं कि नहीं, इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पे नहीं, नैतिकता के आधार पे बनी है, मानवता के आधार पे बनी है। ये उनके विचार है। तो इस तरह से विरोध करते हैं। राज्य, मार्क्सवादियों का मानना था कि बुर्जुआ वर्ग क्रांति करके साम्यवाद की समाजवाद की स्थापना करेंगे, उसके बाद में साम्यवाद की स्थापना करेंगे। मार्क्स का यह कहना था कि राज्य जो रूपी है, राज्य के अंदर पूंजीपति और बुर्जुआ वर्ग दो वर्ग बन जाते हैं। जब पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ वर्ग विरोध करके, क्रांति करके पूंजीपति को समाप्त कर देंगे, तब तक तो राज्य रहेगा। उसके बाद में समाजवाद आएगा, जब भी राज्य रहेगा। लेकिन जब साम्यवाद की स्थिति आएगी तो राज्य क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लेकिन आचार्य विनोबा राज्य के बारे में क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य के स्थान पे फिर क्या होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, ग्राम स्वराज्य, यानी गांवों का ही क्या होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो तो ये कहता है कि साम्यवाद में राज्य ही लुप्त हो जाएगा, क्रांति। इन्होंने क्रांति का समर्थन नहीं किया, इन्होंने ग्राम स्वराज्य का समर्थन किया है। ठीक है, राज्य का समर्थन किया ही नहीं है। तो साथियों, दोस्तों, आपने देखा कि सर्वोदय का सिद्धांत मैंने आपको बताया, उसके बाद में दलविहीन क्रांति का समर्थन बताया। तो दलविहीन जो क्रांति का समर्थन कौन कौन है, एम.एन. रॉय ने शब्द दिया था। उसके बाद में महात्मा गांधी जी भी है, आचार्य विनोबा भावे भी है और जयप्रकाश नारायण भी है। ठीक है, और हमने पढ़ा स्वराज्य क्या है, आचार्य विनोबा भावे के अकॉर्डिंग स्वराज्य क्या है, और तिलक महोदय जी के अकॉर्डिंग स्वराज्य क्या है। हमने पढ़ा कि आचार्य विनोबा भावे ने मार्क्सवादियों के कुछ विचारों का समर्थन किया और कुछ विचारों का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सिद्धांत के क्या है, समर्थन करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।